हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारी परिवेश के पदार्थ। तो आज की इस वीडियो में सिंपली हम लोग यही जानने वाले हैं, लोग हमारी परिवेश के पदार्थ ही पढ़ने वाले हैं लोग, क्योंकि अगले वीडियो में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं लोग। तो दोस्तों, अगर बता दूँ, इसको आप कह सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ, क्योंकि परिवेश का जो अर्थ होता है आसपास ही होता है। परिवेश का अर्थ होता है आसपास, तो चूंकि आप कह सकते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, इसको हम लोगों ने, इस चैप्टर 1 का नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। तो इसको हम लोगों ने पार्ट 5 भागों में बांटा था। पार्ट 5 भागों में बांटा था, जिसमें 2 भाग में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और ये जो वीडियो बन रहा है यह पार्ट 3 है, यह पार्ट 3 है। तो दोस्तों बता दूं, यह क्लास 9 का चैप्टर 1 है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं लोग पहले किए गए 2 वीडियो में हमने क्या सीखा था, और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं लोग। तो चलिए जानते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 उसमें हम लोगों ने पदार्थ के शब्दों में कुछ अनेक शब्द थे, हार्ड थे, उन शब्दों को सुलझाया था। और पदार्थ की कुछ सामान्य गुण थे, उनके बारे में जाना था। अंतरा अणु का स्थान, अंतरा अणु का आकर्षण बल, और कुछ क्रियाकलाप भी किए थे लोग। तो उस वीडियो को आपको जाकर देख लेना है। उसके बाद जो वीडियो अपलोड किया था वह है पार्ट 2। उस वीडियो में सिंपली हम लोगों ने ठोस के सामान्य गुण और इसके साथ साथ पदार्थ के वर्गीकरण को और भी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताया था। और चूंकि पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका था कि पदार्थ के कितने वर्गीकरण होते हैं, तो इस पार्ट 2 में हम लोगों ने और विस्तार से जाना था। अब चूंकि मैं बता दूं पार्ट 3 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं लोग, तो पार्ट 3 में सिंपली हम लोग द्रव सीखने वाले हैं लोग। द्रव जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोग लिक्विड। ठीक है दोस्तों, लिक्विड कहते हैं लोग, लिक्विड कहते हैं लोग। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सिंपली सीखने वाले हैं, जैसे कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव के कुछ सामान्य गुण हैं, वह सब समझेंगे लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं लोग पदार्थ की द्रव अवस्था। कहने का मतलब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती थी, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा एक चौथा भी अवस्था होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लोग प्लाज्मा अवस्था। तो इसके बारे में हम लोग पार्ट 5 में जानेंगे लोग। तो सब सिंपली मुख्यतः 3 ही होता है, लेकिन एक और आकर जुड़ जाता है, जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। इसके बारे में लोग अधिक नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पार्ट 5 में विस्तार पूर्वक आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं द्रव के कुछ सामान्य गुण है, और द्रव के कुछ मुख्यतः बातें हम लोग जानते हैं लोग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रव को इंग्लिश में हम लोग लिक्विड कहते हैं लोग। द्रव को इंग्लिश में हम लोग लिक्विड कहते हैं, जिसका स्पेलिंग होगा, लिखिएगा दोस्तों, LIQUID। यह इसका स्पेलिंग होगा, तो इसको आपको लिख लेना है, और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊँ, तो द्रव की अगर मैं परिभाषा देना चाहूँ, तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये द्रव की मुख्यतः परिभाषा ही है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको 2 अलग अलग अक्षर दिख रहे हैं। पहला यहाँ पे है द्रव, पहला है द्रव, और यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा है द्रव्य। ठीक है दोस्तों, पहला है द्रव और दूसरा है द्रव्य। इसमें आपको ये लिखना सही होगा ऊपर वाला, और इसमें यह गलत होगा। तो चूंकि मेरा यहाँ पे टाइप हो चुका है, तो इन दोनों का मैं अर्थ बताता हूँ और इनका स्पेलिंग बताता हूँ, और उसके बाद तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 शब्द दिख रहा था, पहला तो द्रव और दूसरा द्रव्य। पहला द्रव और दूसरा द्रव्य। द्रव को इंग्लिश में हम लिक्विड कहते हैं, जबकि द्रव्य को इंग्लिश में हम लोग मेटर कहते हैं, METTAR, मेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा नाम होता है पदार्थ। इसको हम पदार्थ भी कहते हैं। द्रव एक द्रव पदार्थ है। द्रव का दूसरा नाम क्या है? पदार्थ है। ठीक है, तो द्रव को दूसरा नाम पदार्थ है, और ये पदार्थ का एक भाग है, और जबकि ये पदार्थ ही है। यह पदार्थ का एक भाग है और यह पदार्थ है, तो इन दोनों में आप अंतर देख सकते हैं। तो चूंकि मेरा यहाँ पे टाइप हो चुका है, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो आपको द्रव दिख रहा है, इसको यहाँ पे लिख लेना है। क्योंकि मेरा यहाँ पे टाइप हो चुका है, तो इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। तो इसको यहाँ पे आपको लिख लेना है। तो अगर मैं द्रव की परिभाषा देना चाहूँ,
अगर मैं द्रव की परिभाषा देना चाहूँ तो वे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होती मतलब अनिश्चित होती है, मतलब वे पदार्थ जिनकी आकृति नहीं होती मतलब आकृति निश्चित नहीं होती मतलब अनिश्चित होती है, लेकिन इनकी इनकी आयतन क्या होती है, निश्चित होते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, तो कह रहा है कि वे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति निश्चित नहीं होने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये हो गया गिलास और ये हो गया कटोरा मान लीजिए। जब अब इसमें आप किसी भी द्रव पदार्थ को डालेंगे, किसी भी द्रव में आ सकते हैं जल, पेट्रोल, ये सब आ सकते हैं। तो जब आप मान लीजिए इसमें जल ही डालते हैं, तो जब आप जल डालेंगे तो यहाँ तक भरे थे तो यह इसकी आकृति ले लेती है। इसकी आकृति क्या लेती है, रूप धारण कर लेती है, आकृति ले लेती है। और जब इसमें जल को डालेंगे तो इसकी यह आकृति ले लेगी। तो इसलिए जो इसकी आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है। तो द्रव की जो आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसकी आयतन क्या होती है, इसकी आयतन जो होता है निश्चित होता है। इस बात को आपको याद रखना है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग द्रव पदार्थ कहते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव कहते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग पे मैं एक बार और आपको बता करके आगे बढ़ता हूँ। ये नहीं होगा और ये होगा, तो यहाँ पे इसको आपको टाइप कर लेना है। तो अगर मैं द्रव की परिभाषा बताना चाहूँ, वे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती, मतलब कहने का मतलब कि जिस भी चीज़ में आप रखेंगे तो वह उसकी आकृति धारण कर लेगी। मान लीजिए अगर आप फर्श पे गिराते हैं, फर्श पे मान लीजिए आपका पूरा फर्श है, इसमें आपने यहाँ पर जल गिरा है, इसके मध्य में जल गिरा है, तो ये इतना कि जो इतना फैल जाता है, आपस दूर दूर तक फैल जाता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि द्रव की जो आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन जो होता है, इसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग द्रव्य कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं लोग, द्रव्य कहते हैं लोग। तो इस चीज़ को आपको लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। अब हम लोग सीखते हैं लोग एग्जाम्पल। जैसे में देखिएगा, द्रव की तो परिभाषा हमने जाना है, लेकिन जैसे में देखिएगा जल, दूध, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, यह क्या है, इत्यादि यह पूरे द्रव्य के उदाहरण है। इत्यादि और हो सकता है, तो ये पूरे द्रव्य के उदाहरण है। तो इसको भी आपको लिख लेना है। द्रव की परिभाषा जाना और द्रव के कुछ एग्जाम्पल भी देखें, मतलब जैसे देखें तो जल होता है, दूध होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है इत्यादि, यह सब किसके उदाहरण है, द्रव्य के उदाहरण। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। द्रव की कुछ मुख्यतः बातें होती है, उसे हम लोग जानते हैं लोग। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, चूंकि द्रव के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते। कम मजबूती के साथ क्या होते, परस्पर बंधे रहते हैं, जिसके कारण देखिएगा दोस्तों, इसी अंतराणु का आकर्षण बल के कारण जब आप ठोस पदार्थ इतना कठोर होता है और इसी अंतराणु आकर्षण बल के कारण जो द्रव पदार्थ होता है कमजोर होता है। जब ठोस पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल मजबूत होता है तो वह जो होता है कठोर होता है। इसी बल के कारण जो उसका कठोरता होती है, और इसी बल के कम रहने के कारण द्रव जो होती है इधर से उधर की ओर बढ़ जाती है, मतलब कम मजबूती से बंधी रहती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लूँ तो द्रव जो होता है कठोर होता है और दृढ़ होता है। तो कठोर और दृढ़ होने के कारण इसके पीछे इसका राज है, अंतराणु का आकर्षण बल। अंतराणु का आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि वह जो होता है कठोर होता है, दृढ़ होता है, कठोर और दृढ़ होता है, और आपस में उसके जो कण होते हैं बंधे रहते हैं। बंधे रहने के कारण वो क्या होता है, कठोर और दृढ़ होता है। लेकिन इसी अंतराणु का आकर्षण बल के कम हो जाने के कारण जो द्रव की होती है मजबूती होती है वह कम हो जाती है, जिसके कारण द्रव जो होता है इधर उधर फैलने लगता है। लेकिन यह इतना भी अंतराणु की इसका इतना भी कमजोर नहीं होता कि जब आप इसे गिलास में डालेंगे तो यह गिलास से ही बाहर निकल जाए। हालांकि यह इतना भी कमजोर नहीं होता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर मैं एक बार और आपको समझाने की प्रयास करूं तो द्रव के कणों के बीच अंतराणु का आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते हैं। कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठोस में अंतराणु का आकर्षण बल मजबूत रहता है तभी उसके कण मजबूती से बंधे रहते हैं, जबकि द्रव में अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण इसकी कम मजबूती से इसके कण जो होते हैं कम मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं। यही कारण है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं लोग।
अतः द्रव के अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा बहुत होती है। इसी इसी बल के कारण जो होता है अंतराणु का आकर्षण बल, अंतराणु का स्थान कम होता है, और इसी बल के कारण जो द्रव ठोस होता है, इसी बल के कारण जो ठोस होता है उसमें अंतराणु का स्थान कम होता है। ये देखिएगा दोस्तों, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि इसी बल के अधिक हो जाने के कारण, इसी बल के अधिक हो जाने के कारण अंतराणु का आकर्षण बल के बल के अधिक हो जाने के कारण इसका अंतराणु का स्थान जो होता है कम हो जाता है, और इसी के कम हो जाने के कारण अंतराणु का स्थान जो होता है अधिक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसी बल के कारण जो अंतराणु का आकर्षण बल के कारण पदार्थ के कण जो होते परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। तो ठोस में यह काफ़ी अधिक होता है, ठोस में अंतराणु का आकर्षण बल काफ़ी अधिक होता है, जबकि द्रव में यह काफ़ी कम होता है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में यह काफ़ी कमज़ोर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं लोग। अब देखिएगा ठोस की तुलना में बहुत अधिक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्रव के अंतराणु का जो स्थान होता है ठोस की तुलना में बहुत अधिक होता है। अगर आप अंतराणु का स्थान नहीं जानते हो तो मेरे पार्ट 1 को देख लीजिएगा। उस वीडियो में आसानी से समझाया हुआ है कि अंतराणु का स्थान क्या होता है और अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लोग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। अब बात करते हैं लोग, फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकते। लेकिन ये जो होते हैं द्रव के कण जो होते हैं स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं। मतलब सभी दोस्तों, मैंने गलत पढ़ा था। द्रव के कण जो होते हैं अधिक स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकते। किसके कारण? अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर रहने के कारण ही यह द्रव के कण जो होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं, और इसी बल के अधिक होने के कारण जो ठोस पदार्थ के कण होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हैं। इस अंतराणु का आकर्षण बल के कारण ये जो है द्रव के कण स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं, और अंतराणु का आकर्षण बल के कारण ठोस के जो कण होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतराणु का आकर्षण बल मजबूत होता है, मतलब अधिक होता है, और द्रव में अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर होता है। इसी कारण है कि इसके कण जो होते हैं गमन करते रहते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग। दोस्तों आपको तभी समझ में आएगा जब इसके अगले वीडियो को पार्ट 1 और 2 को देखेंगे, तभी आपको यह भी समझ में आएगा। आप सोच रहे होंगे कि अंतराणु का आकर्षण बल क्या है, तो पार्ट 1 को पार्ट 2 को देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि अंतराणु का आकर्षण बल के कारण जो पदार्थ के कण होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गमन करते हैं या फिर एक स्थान पर बंधे रहते हैं। अंतराणु आकर्षण बल जब अधिक होता है तो उसके कण जो होते हैं वह स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते, और जब यही कम होता है तो उसके कण इधर से उधर गमन करने लगते हैं। हालांकि यह केवल ठोस पदार्थ में पाया जाता है, जबकि द्रव में यह कम पाया जाता है, ठीक है। द्रव में यह क्या होता है? कम पाया जाता है अंतराणु का आकर्षण बल। जैसे कि मैंने बताया कि यह इतना भी कम नहीं पाया जाता कि गिलास में रखे तो वह गिलास से ही बाहर निकल जाए, हालांकि यह इतना भी कमजोर नहीं होता। तो देखिए, किंतु अंतराणु का आकर्षण बल इतना भी कमजोर नहीं होता कि ये कण ये सतह को छोड़कर बाहर निकल जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह अंतराणु का आकर्षण बल, द्रव के अंतराणु का आकर्षण बल इतना भी कमजोर नहीं होता कि यह जो द्रव की सतह होता है उसे छोड़कर बाहर निकल जाए। तो इस बात को मैं आपको आगे ही बता रहा था। तो इसका मतलब कहने का मतलब, आप जब द्रव को गिलास में रखे हैं तो इसका आकर्षण बल इतना भी कमजोर नहीं होता कि यह क्या हो जाए, यह इससे बाहर निकल जाए। तो यह इसका द्रव का आकर्षण बल इतना भी कमजोर नहीं होता। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब देखते हैं लोग, अब हम बात करें तो कि द्रव के कुछ सामान्य गुण भी देखेंगे लोग। तो द्रव के सामान्य गुण को हम लोग समझते हैं लोग। पहला है आकृति और आयतन। पहला क्या है दोस्तों? आकृति और आयतन। मतलब कहने का मतलब द्रव की आकृति कैसी होती है और आयतन कैसे होती है, ठीक। यह परिभाषा पर ही डिपेंड है, इसी से मैंने परिभाषा आपको दिया था। तो देखिएगा, द्रव की आकृति और आयतन, तो द्रव की आकृति और आयतन निश्चित, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव की आकृति जो होती है वह निश्चित नहीं होती, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आकृति और आयतन में द्रव की आकृति जो होती है निश्चित नहीं होती, किंतु उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इस बात को आपको याद रख लेना है। बात करें
क्यों इसकी आकृति निश्चित नहीं होती और इसका आयतन निश्चित होता है। बात करें, मान लीजिए आप इसको, रुक जाइए मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका गिलास है, मैं आपको आगे भी बता रहा था, ये आपका गिलास है। जब इसको आप इसमें डालेंगे तो यह इसकी आकृति धारण कर लेती है, और फिर इसी जल को, यह मान लीजिए कचौड़ा, जब इसमें उस जल को डालेंगे तो इसकी आकृति धर लेती है। तो इसलिए जो द्रव की आकृति होती है निश्चित नहीं होती है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं घनत्व। घनत्व को हम लोग इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। ये स्पेलिंग है इसका DENSITY, डेंसिटी। तो इसको आपको देखिएगा, घनत्व जो होता है, द्रव का घनत्व ठोस रूप से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रव का घनत्व जो उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। कहने का मतलब द्रव का जो घनत्व होता है कम होता है। कहने का मतलब क्या है कि द्रव का घनत्व जो होता है ठोस रूप से कम होता है। तो इस बात को याद रखना है। जबकि ठोस का जो घनत्व था ऊंच होता था, ठोस का घनत्व ऊंच होता है, जबकि द्रव का घनत्व क्या होता है, इसकी तुलना से कम होता है। इसकी तुलना से क्या होता है, कम होता है। तो आप कह सकते हैं कम होता है, ठीक है। तो द्रव का घनत्व कम होता है। अगर घनत्व की आपको एग्जांपल दूं, घनत्व किसे कहते हैं, तो हमारे पार्ट 2 वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें समझाया गया कि घनत्व किसे कहते हैं और घनत्व का सूत्र क्या होता है और घनत्व को किस में लिखा जाता है और घनत्व का SI मात्रक क्या है। तो इसको हम पार्ट 2 में बताया हुआ हूँ और विस्तार से, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं, तीसरा आता है संपीड्यता। संपीड्यता, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। कहने का मतलब क्या है, द्रव जो होता है प्रायः असंपीड्य होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक संपीड्य होता है। ठोस जो होता है असंपीड्य होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में यह थोड़ा अधिक होता है। उसकी तुलना में क्या होता है, यह द्रव की संपीड्यता ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। इसलिए द्रव, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब ठोस पदार्थ भी असंपीड्य होते हैं और द्रव भी असंपीड्य होते हैं, तो दोनों कैसे असंपीड्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ठोस जो होता है वह असंपीड्य होते हैं, जबकि ठोस की तुलना में द्रव जो होता है थोड़ा अधिक होता है। मतलब ठोस की तुलना में द्रव थोड़ा अधिक होता है, संपीड्य होता है, और मतलब संपीड्य होते हैं। इसका कारण यह है कि द्रव में अंतराणु का स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द्रव में अंतराणु का कर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। अंतराणु का स्थान, इसका कारण अंतराणु का स्थान क्यों अधिक होता है, क्योंकि उसका अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर होता है, तो इसका अंतराणु का स्थान बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो द्रव पदार्थ जो होता है असंपीड्य होते हैं, लेकिन ठोस की तुलना में थोड़ा यह अधिक संपीड्य होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। बात करें अगर हम चौथी, यहाँ पे देखिएगा, चौथा है द्रवणांक और क्वथनांक। क्या दोस्तों, द्रवणांक और क्वथनांक। अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूँ तो द्रवणांक को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर किसी चीज वस्तु को, किसी भी द्रव को फ्रीज, मतलब किसी भी द्रव को गर्म ठंडा किया जाए तो उसे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और क्वथनांक उबाला जाए तो वह प्रक्रिया क्वथनांक कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसकी स्पेलिंग की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, तो द्रवणांक को इंग्लिश में कहते हैं लोग मेल्टिंग पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और क्वथनांक को हम लोग कहते हैं लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो अब समझते हैं लोग द्रवणांक और क्वथनांक, द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक। तो द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्रायः कम होता है। कहने का मतलब कि द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है क्या होता है, कम होता है। जो किसके तुलना में, ठोस पदार्थों की तुलना में जो होता है द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक कम होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। जबकि ठोस पदार्थ के जो द्रवणांक और क्वथनांक थे क्या होते थे, ऊंच होते थे, और यहाँ पे क्या है, कम है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठोस पदार्थ के द्रवणांक और द्रव पदार्थ के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्रायः कम होते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को आपको याद रखना है। बात करें अगर हम पांचवी की, देखिएगा, पांचवा है तरलता। तरलता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोग फ्लूइडिटी। ये इंग्लिश FLUIDITY, ठीक है। अब बात करते हैं तरलता की। तो तरलता को ध्यान से देखिएगा। तरलता, द्रव पदार्थ तरलता होते हैं। तरलता कहने का मतलब उसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है। तरलता कहने का मतलब बहना,
तरलता कहने का मतलब बहना, बहाव की प्रवृत्ति। द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति होती है, यह आप कह सकते हैं। द्रव पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति हो सकती है। यहाँ पे आप तरलता न लिखकर बहाव भी कह सकते हैं, बहाव भी कह सकते हैं। चूंकि आगे वाले जो ठोस में था वहाँ पे हम लोग बहाव ही लिखे, तो इसलिए यहाँ पे तरलता हो चुका है। तो द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पर तरलता हो चुका है। तो यहाँ पे वो चूंकि बहाव भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो द्रव जो होता है, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। क्यों होती है, तो इस बात को भी जानते हैं। द्रव यहाँ पे तरलता है, पांचवा गुण क्या है, तरलता। तो द्रव में द्रव जो होता है तरलता होता है, मतलब कहने का मतलब द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब यह जब आप फर्श में रखेंगे तो वह फर्श का क्षेत्रफल धरने लगता है। मतलब जब आप फर्श में किसी जल को गिराते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि द्रव में बहाव की प्रवृत्ति क्यों पाई जाती है, कैसे, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को देखिएगा, ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतराणु का स्थान और अंतराणु का आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव की गति और ऊर्जा ठोस के वो कोणों से उच्च होती है। कहने का मतलब यह कि जब द्रव की जो कण होता है, द्रव की जो आकर्षण बल होता है इतना कमजोर होता है जिसके कारण उसका अंतराणु का स्थान क्या होता है, अधिक होता है। इसी कारण जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वह उच्च होती है। इसी कारण जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है, किसकी गतिज ऊर्जा, द्रव की जो गतिज ऊर्जा होती है वह उच्च होती है, मतलब हाई होती है। इसी कारण जो होता है फलतः द्रव में बहाव का गुण आ जाता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। कहने का मतलब एक बार मैं और आपको रिपीट कराऊं तो कहने का मतलब द्रव में जो अंतराणु का आकर्षण बल है वह कमजोर होता है। इसका कारण अंतराणु का स्थान जो होता है अधिक होता है। यही अधिक होने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा जो होता है ऊंच हो जाता है। यही अधिक और कम होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, ऊंच हो जाती है। और इसी ऊंच हो जाने के कारण इसमें बहाव की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, आ जाती है, और इसका परिवर्तन बदलने लगता है, परिवर्तन बदल सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगर मैं परिवर्तन बदलने की बात कर रहा हूँ तो इसकी एक मैं एग्जाम्पल बताने की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा, एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव पर निर्भर करती है। मतलब द्रव में जो बहाव की प्रवृत्ति होती है वो किस पर निर्भर करती है, द्रव पर निर्भर करती है। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो एक उदाहरण देखिएगा, यदि कमरे की फर्श पर थोड़ा जल गिरा दिया जाए, मान लीजिए ये आपका कोई कमरा है और इसके नीचे वाला जो फर्श होता है वह है, उस पर मान लीजिए आपने थोड़ा जल गिराया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बूंद जल ही गिरा दिया, मान लीजिए एक बूंद मैंने जल गिराया, ठीक है, एक बूंद यहाँ पे कुछ जल गिरा दिया। रुकिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ जल गिरा दिया। यदि कमरे के फर्श पर थोड़ा जल गिरा दिया जाए तो वह जल क्या होता है, फैलने लगता है। इसकी आकृति भी क्या होती है, बदलने लगती है। ऐसे हमने गिराया तो आप देखेंगे कि इसकी चारों तरफ यह फैलने लगता है और इसकी आकृति क्या होती है, बदलने लगती है। किंतु जल का कुल आयतन अपरिवर्तन नहीं होता। मतलब कहने का मतलब जल की जो कुल आयतन होती है वह परिवर्तन नहीं होता और इसकी आकृति क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जल की आकृति और आकृति निश्चित नहीं होती, लेकिन किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यह देखिएगा, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, इस चीज़ को मैंने आपको बताया था, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं द्रव पदार्थ में तरलता होती है। तो इस बात को भी आपको याद रखना। अब देखते हैं लोग छठा गुण देखते हैं लोग, ये विसरण। छठा गुण क्या है दोस्तों, विसरण। विसरण के बारे में अगर बात करें तो विसरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। स्पेलिंग है DIFFUSION, ठीक है। अब देखिएगा, द्रव पदार्थ विसरित होते हैं। कहने का मतलब जब आप इसमें बहने का गुण होता है इसलिए यह विसरित होते हैं। विसरित कहने का मतलब मैं इसके मैं आगे बता चुका हूँ विसरण किसे कहते हैं, तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो द्रव पदार्थ जो होता है विसरित होते हैं, द्रव पदार्थ विसरित होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कहने का मतलब जब आप 1-2 गिलास में द्रव लिए हैं, मतलब जल लिए हैं, और इस जल को इसमें डाल देंगे तो यह दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं। मतलब किसी भी द्रव पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में शामिल करना ही विसरण कहलाता है। तो द्रव पदार्थ में विसरित होती है, द्रव पदार्थ विसरित होते हैं क्योंकि इसमें बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए यह विसरित होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगर हम सातवां गुण, द्रव का जमना। सातवां गुण है द्रव का जमना, ये इसका सातवां गुण है।
तो अगर मैं सातवां गुण द्रव का जमना का बात करूं तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोग फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं लोग? फ्रीजिंग, FREEZING, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, इसका यह स्पेलिंग होता है, लिख लीजिएगा FREEZINGOFLIQUID, यह होता है इसका स्पेलिंग, तो लिख लीजिएगा लोग। अब बात करते हैं द्रव का जमना। ठीक है दोस्तों, द्रव का जमना स्पेलिंग मैंने आपको लिखवा चुका हूँ, वहाँ से जाकर आप उसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा। द्रव का जमना की अगर मैं आपको बताऊँ तो द्रव पदार्थ की जमने की क्षमता होती है, मतलब द्रव पदार्थ को जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो उसको जलने की क्या होती है? क्षमता होती है, जमने की क्षमता होती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं द्रव पदार्थ में जमने की क्षमता होती है। किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। अगर मैं द्रव का जमना का परिभाषा देने की प्रयास करूं तो किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, यदि जल को आप 0 डिग्री सेल्सियस को आप लिख सकते हैं केल्विन में, 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में लिख सकते हैं 273 के, कैपिटल के होगा, कैपिटल के से हम लोग केल्विन को दर्शाते हैं। दोस्तों अगर आप जानते नहीं है कि जो मात्रक होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है, मात्रक के कुछ गुण होते हैं, लिखने के कुछ गुण होते हैं, अगर आप उसको नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मात्रक के कभी भी पहले यहाँ पे आप डिग्री का प्रयोग नहीं, केल्विन के कभी भी पहले आप डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री जो आपको दिख रहा है इसी को बदलकर हम लोगों ने केल्विन में किया है। 0 डिग्री को हम लोग केल्विन में परिवर्तन करते हैं तो 273 के आता है। तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि केल्विन क्या होता है, कि किसी भी डिग्री को यानी डिग्री सेल्सियस को आप कैसे केल्विन में परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपको इसी वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। गैस पार्ट 5 में आपको यह बता दूंगा। पार्ट 5 जो है उसमें आ जाएगा यह वीडियो। पार्ट 5 जो है उसमें हम बताऊंगा कि 0 डिग्री सेल्सियस को कैसे हम केल्विन में चेंज करते हैं, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस को कैसे हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। तो उस वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो हम कह रहे थे, इसके उदाहरण दे रहे थे, द्रव के उदाहरण की बात करूं, चूंकि मैं आपको बता चुका हूं द्रव का जमना किसे कहते हैं। एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूं। किसी भी द्रव का ठोस रूप में परिवर्तन द्रव का जमना कहलाता है। मान लीजिए ये आपका द्रव है, इसमें आपका द्रव है, जब इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो यह क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। तो इसी को आप कह सकते हैं द्रव का जमना। तो पहले तो द्रव था, उसको जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा, यानी कि 273 केल्विन पर रखा, तो उसका क्या हो गया? कैपिटल के दोस्तों, उसका क्या हो गया? वह बर्फ में परिवर्तन हो गया, तो वह जम गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्रव का जमना। अगर इसी में हमने आपको उदाहरण भी बता दिया। चूंकि एक बार बताता हूँ, जल को आप 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 0 डिग्री सेल्सियस आप 273 केल्विन पर रखेंगे, ताप तक ठंडा करेंगे, इतना ताप तक आपको ठंडा करना है। ठीक है, किसी भी द्रव को आप इतना ताप तक ठंडा करेंगे तो वह बर्फ बन जाता है, अतः ठोस के रूप में आ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं द्रव का जमना। द्रव का जमना, लेकिन यह जो होता है द्रव का जमना जो होता है अस्थायी होता है, मतलब यह फिर से बर्फ जो होगा, यह फिर से बर्फ जो होगा, यह जो होगा धीरे धीरे आपकी द्रव की अवस्था में आ जाएगा। लेकिन इसी से यही आप कह सकें द्रव जो होता है, हालांकि यह जो होता है अस्थायी होता है, मतलब स्थायी नहीं होता है, इसलिए अस्थायी होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। अब ये तो 7वां गुण था, बात करते हैं 8वां। ये 7वां था, तो हम लोग 8वां देखते हैं। तो 8वां है वाष्पन। क्या दोस्तों? वाष्पन को इंग्लिश में कहते हैं इवेपोरेशन। EVAPORATION, क्या है? इवेपोरेशन। ठीक है, ये इसका स्पेलिंग लिख लेना है। क्या है दोस्तों? मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। EVAPORATION, इवेपोरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, इवेपोरेशन किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। सब चीज़ मैं विस्तार से लेकर जाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको विस्तार से ही समझा रहा हूं, तो इसमें भी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जानते हैं लोग द्रव में वाष्पन क्या होता है। द्रव में वाष्पन जो होता है, इस बात को हम लोग समझते चलते हैं लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
ये द्रव वाष्पन जो होता है, द्रव में वाष्पन की प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब द्रव जो होता है द्रव में वाष्पन की प्रक्रिया होती है, द्रव में वाष्पन की प्रक्रिया होती है। बात करें अगर वाष्पन किसे कहते हैं, तो चलिए समझते हैं वाष्पन किसे कहते हैं, तो अब हमें समझ में आएगा कि द्रव में वाष्पन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इस बात को देखिएगा, इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इस पिक्चर को देख लीजिए, तो हम लोग समझते हैं द्रव वाष्पन किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पिक्चर से मैं आपको परिभाषा भी निकल सकता है अगर आप निकालना चाहें तो। देखिएगा इसमें आपका जल है, इसमें आपका जल है। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं तो ये देखिए धुआं धुआं निकल रहा है, इसी को हम लोग वाष्पन कहते हैं, इसी को हम लोग वाष्प कहते हैं। तो वाष्पन की प्रक्रिया, तो अब देखिएगा वाष्पन की प्रक्रिया, वाष्पन देखिएगा, ये आपको यहाँ पे वाष्पन दिख रहा है। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जल यानी वाष्प में परिवर्तन होता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जल को वाष्प में परिवर्तन करते हैं उसे हम वाष्पन कहते हैं। द्रव, जिस प्रक्रिया द्वारा द्रव वाष्प में परिवर्तन होता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। ठोस पदार्थ में यह प्रक्रिया नहीं होती। किसमें? ठोस पदार्थ जो होता है इसमें यह प्रक्रिया नहीं होती है। ठोस पदार्थ वाष्पित नहीं होती है, जबकि द्रव पदार्थ क्या होती है? वाष्पित होती है। मतलब जब आप द्रव को गर्म करेंगे तो वह, जब आप द्रव को जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, देखिए जब इस ऐसे साधारण जल है, कचोरा में साधारण जल है, जब आपने इसका गर्म किया तो ये देख सकते हैं धुआं धुआं आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, यही है आपका वाष्पित हो रहा है, यही आपका वाष्पित होकर क्या जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा दोस्तों वाष्पन। वाष्पन के बाद अपन देखिए बराबर करके लिखिएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा जो द्रव या फिर द्रव के उदाहरण में कुछ लिख सकते हैं। द्रव का उदाहरण हो सकता है जल, पेट्रोल, डीजल। जिस प्रक्रिया द्वारा जल वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। या फिर कह सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम वाष्पित कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव लिख सकते हैं और द्रव के कुछ उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसमें कोष्ठ में आप उनके उदाहरण लिख सकते हैं। और यहाँ पे द्रव, जिस प्रक्रिया द्वारा द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है उसे हम वाष्पन कहते हैं। द्रव में क्या क्या आ सकता है? द्रव में जल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। बात करें यह नोट की, इसमें इधर नीचे आपको नोट दिख रहा होगा, नोट, इस नोट को देखिएगा। नोट, वाष्पन की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। मतलब जब आप वाष्पन करते हैं, मतलब जब आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। क्या होती है? ठंडक उत्पन्न होती है। ठीक है। अब यह कैसी होती है? तो यह देखिएगा, वाष्पन की क्रिया में जो ठंडक होता है यह उत्पन्न कैसे होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। कहाँ पर होती है? द्रव की सतह पर होती है, मतलब ऊपरी सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। सतह पर के द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग में ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब आप द्रव को गर्म करते हैं तो वह कहाँ होता है? वह सतह पर गर्म होता है। जब आप द्रव की क्रिया, वाष्पन की क्रिया कहाँ होती है? सतह पर होती है। सतह पर द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग में ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। द्रव के भीतरी भाग में जब द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के भीतरी भाग में ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। जिससे क्या होते हैं? गैस के रूप में ये वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए एक बार में, और आपको और समझाना की प्रयास करूँगा। एक बार में और आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। वाष्पन की कोई एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। क्या होती है? वाष्पन की क्रिया जो होती है द्रव की सतह पर होती है। सतह पर के द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। द्रव के कण जो होते हैं द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे ये गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। इससे द्रव का ताप कम हो जाता है और वह ठंडा हो जाता है। तो इसी के कारण जो वाष्पन होता है, वाष्पन की क्रिया ठंडक उत्पन्न करती है। तो इस बात को आपको याद रखना है। बात करें अगर हम, ये तो 8वां गुण था। 9वीं गुण देखते हैं, 9th गुण देखिए। 9वां है क्वथन और क्वथनांक।
क्योंकि हमने क्वथनांक तो आगे पढ़ चुका था तो क्वथन और क्वथनांक हम इसमें जाने वाले क्वथन किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः इसके 8 ही गुण होते हैं। तो क्वथन देखिएगा, इसके क्वथन भी गुण होता है, मतलब किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्वथनांक कहते हैं और उबलना क्वथन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। हम लोग चूँकि यहीं पे मैं बता दिया तो सीखना क्या है। तो क्वथन और क्वथनांक, तो द्रव में उबलने की शक्ति होती है, मतलब द्रव को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो वह उबलने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर आप उसको रखेंगे तो वह उबलने लगता है। तो इसलिए द्रव में उबलने की शक्ति होती है, जबकि ठोस में क्या होता है, नहीं, ये नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिएगा, अब बात करते हैं जिस ताप पर द्रव का उबलना प्रारंभ होता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं और यह प्रक्रिया क्वथन का या उबालन कहलाती है। जैसे कि मैंने आपको आगे ही बताया था कि वह प्रक्रिया जिसमें उबलना जो होता है, उबलना का दूसरा नाम है क्वथन। जब आप जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो वह उबलना प्रारंभ करता है और जिस ताप पर वह उबलना प्रारंभ करता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, उसका ताप का क्वथनांक कहते हैं, उसके द्रव का क्वथनांक होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए क्या। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। मतलब जब आप जल, ये मान लीजिए इसमें जल है और इसको नीचे से आपने गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो यह क्या होता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, मतलब क्वथन करने लगता है और उबलना प्रारंभ करता है और उस ताप को द्रव का क्वथनांक करते हैं। और जब यह उबलना प्रारंभ करता है तो इस ताप को हम लोग द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस चीज़ की, देखिएगा, इस चीज़ में हम लोग सिंपली सीखने वाले हैं लोग वाष्पन और क्वथनांक के कुछ गुण होते हैं, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो वाष्पन और क्वथनांक के कुछ गुण देखने वाले हो। यहाँ पे देखिएगा अंतर देखने वाले, वाष्पन और क्वथनांक में, क्वथन में अंतर। वाष्पन किसे कहते हैं, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है उसे हम वाष्पन कहते हैं, और वह प्रक्रिया जो उबलना, इसको दूसरा कह सकते हैं उबलना। तो इन दोनों में हम लोग अंतर देखने वाले हैं। तो अंतर देखिएगा, यहाँ पे मैं एक पिक्चर दिया हुआ हूँ, इसी पिक्चर में हम समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इसका अंतर है, 3 अंतर यहाँ पे बताया गया है, 3 अंतर। तो देखिएगा यहाँ पे पहला वाष्पन में देखिएगा और इधर है क्वथनांक, और इधर है वाष्पन। इधर है क्वथन और इधर है वाष्पन। तो देखिएगा पहला जो है वाष्पन जो है ये, तो 3 गुण देखने वाले लोग। पहला, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है। मतलब कहने का मतलब वाष्पन जो है यह अपने आप भी होती है और यह इसको किया भी जा सकता है। मतलब आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब आप छत पे पानी रखते हैं तो वह दिखेंगे कि धूप में जब आप छत पे पानी रखते हैं तो वह धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। तो आप कह सकते हैं यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती रहती है, यह प्रत्येक ताप पर होती है। जबकि वाष्पन जो होता है यह एक निश्चित ताप पर ही होता है जिसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। यह किस ताप पर होता है, एक निश्चित ताप पर होता है जिसे हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, वाष्पन जो होता है वो यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया और यह निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। तो इस दोनों में अंतर देखें, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है और यह निश्चित ताप पर होने वाली प्रक्रिया है। इसको हम क्वथनांक कहते हैं और यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। दूसरा जो है द्रव, ये देखिएगा दूसरा, यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है, द्रव के भीतरी भागों में नहीं होता। कहने का मतलब यह द्रव के केवल ऊपरी सतह पर होता है, भीतरी भाग में नहीं होता। और यह संपूर्ण द्रव में होता है जिसे द्रव के भीतरी भागों में बुलबुले निकलने लगते हैं। ये जो होता है, इन दोनों में अंतर देखिए, ये जो होता है केवल ऊपरी सतह पर होता है और ये जो होता है पूरे द्रव के पूरे भागों में होता है जिसमें क्या निकलता है, बुलबुले निकलते हैं। तो इन दोनों में अब हमने अंतर देखा, यह सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है और ये पूरे भाग में होता है तो इसमें बुलबुले निकलते हैं। अब बात करते हैं तीसरा क्या है, तीसरा इसमें ठंडक उत्पन्न होता है। जब आप वाष्पन की प्रक्रिया में, जैसे कि मैंने बताया कि वाष्पन की प्रक्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है और इसमें क्या होती है, ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, और इसमें ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये 3 ही थे, इसके कुछ सामान्य अंतर। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को समझ करके कुछ जाने होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।